तो हेलो एवरीवन, वेरी मोर वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिव आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपको मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए या नहीं आ रहा है? जो बायोलॉजी के हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की हम क्लास में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो आज हमारी प्लांट किंगडम जो आपका चैप्टर है उसकी सेकंड वीडियो है। तो हम अपना फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं, उसी को हम आगे लेके चलने वाले हैं। आज के हम इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन किसका रहेगा? क्लासिफिकेशन रहेगा आपका एंजियोस्पर्म का। अगर आप प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं इस चैप्टर का तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया है तो बच्चा पार्टी उस लेक्चर को भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि वो ये चैप्टर एक आपका लेक्चर, वो एक ऐसा लेक्चर है जो आपके इस चैप्टर का बेस बनाएगा। अगर आप उस लेक्चर को लेके सभी लेक्चर को सीक्वेंस वाइज लोगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बोलती हुई आ रही हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, जब आप बायोलॉजी को पढ़ते हो स्पेसिफिकली, तो उसको चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़े, कनेक्ट करते हो पढ़ो। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है कि इसको आप जितना ज़्यादा रिलेट करके पढ़ोगे, चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे, बच्चे आपके उतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है, ये जो आप टीचर अपनी देख रहे हो, ये वो टीचर है जो आपको बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाएगी नहीं, बायोलॉजी आपको समझाएगी, बायोलॉजी आपको फील कराएगी। बच्चे, अगर आप 11th क्लास में हो तो भी आप अपने स्कूल में फुल ऑफ मार्क्स लेके आने वाले हो। इवन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो नीट में भी जो आपकी 180 क्या बोलते हैं, सॉरी, 360 नंबर का जो आपकी बायोलॉजी रहने वाली है, वो भी आपकी फुल ऑफ मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्ड टू वर्ड समझाई जाएगी। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम क्लास करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। और 1 मिनट दीजिएगा बस, फिर करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चा पार्टी, आज की हम क्लास करते हैं स्टार्ट। लेक्चर की अगर हम बात करें तो बच्चा पार्टी, आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज रहेगी लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, किंगडम प्लांट को हम 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कितने हो गए? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये जो हायर प्लांट्स होते हैं, इन्हीं के हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। होता कुछ बात इस ऐसी है, मतलब ये बात कुछ इस प्रकार है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म डिवीजन को कुछ साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने की कोशिश की है, उनको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है। इसमें आप पहले, सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो क्लासिफिकेशन है दो, आर्टिफिशियल, नेचुरल, इन दो को ही आज हमें यहाँ पे कवर करना है। पहले इनको समझेंगे, फिर उनके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में उसको वर्ड टू वर्ड समझते हुए चलेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको क्या करना है? अपनी पेन, पेपर और एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइएगा। और उसके साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। चलिए भाई बच्चों, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आज हम स्टार्ट के साथ करेंगे एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म को जो क्लासिफाई किया गया है, कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखो, प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्लांट
किंगडम में जो सबसे हाईयर डिवीजन है वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। तो अगर हम एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन समझ जाएंगे, इट मीन्स अगर हम एंजियोस्पर्म को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो जितने भी अदर क्लास मतलब कि अदर डिवीजन है उनको भी आप इजीली समझ जाओगे। मेन आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो आप पहले क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म को ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो एंजियोस्पर्म को हमने क्या किया है, दो डिवीजन में दो क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन क्या है, कितने डिवीजन में, तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो। एक आपका क्लासिफिकेशन कौन सा हो जाएगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। भाई बच्चों सबसे पहली बात तो यही है कि कौन सा क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल है, क्लासिफिकेशन है, किस साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन से साइंटिस्ट है, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, जिन्होंने बायोलॉजिकल नेम रखने प्रोसेस स्टार्ट कराई थी, जिसने सिस्टमेटिक टर्म दिया था, ठीक है, जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलना है। उन्हीं कैरोलस लीनियस सर ने क्या किया है, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी और उनके क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो कि किसने प्रपोज किया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ बेंथम और दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने क्या दिया था, आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, किसका, प्लांट किंगडम, इट मीन सॉरी एंजियोस्पर्म का। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल को हमें डिटेल में अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बच्चे हम लेंगे किसके बारे में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने। अब इस सिस्टम में तो आर्टिफिशियल किस सिस्टम है, इस सिस्टम में कैरोलस सर बोलते क्या है वो समझेंगे। इन्होंने क्या किया है, वेजिटेटिव करेक्टर के आधार पे इनका जो क्लासिफिकेशन था, देखो पहले इसको समझो है क्या। कैरोलस लीनियस सर ने क्या किया है कि जो एंजियोस्पर्म है उनको उनके कुछ वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर के आधार पे क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था ना, जो आधार था, वो क्या था, वेजिटेटिव करेक्टर। मतलब कि उन्होंने कुछ वेजिटेटिव करेक्टर के आधार पे, वेजिटेटिव करेक्टर का मतलब कि जो आपके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं, जो कि प्लांट को आप देख के बता सकते हो इसकी पत्ती कैसी है, लीफ कैसी है, इस पे फ्लावर कैसे आ रहे हैं, इसका स्टेम कैसा है, पत्ती का कलर कैसा है, पत्ती के नंबर कितने हैं। इस तरीके से कुछ कैरेक्टर के आधार पे ही कैरोलस लीनियस सर ने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी और कुछ क्या ले दिए थे, सेक्सुअल कैरेक्टर ले लिए थे। इन्हीं आधार पे क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसको नाम दिया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव करेक्टर। कैरोलस लीनियस सर ने क्या किया, वेजिटेटिव करेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन कर दिया एंजियोस्पर्म में। कौन से वेजिटेटिव करेक्टर है, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है कि वे करेक्टर जो कि आप देख के बता सकते हो, जो एक्सटर्नल करेक्टर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बोलते हैं। अब कौन से मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब कि कौन से करेक्टर है जो कि कैरोलस लीनियस सर ने देखे हुए थे, आपके हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है कि जो प्लांट है उनका स्वभाव कैसा है, कलर कैसा है, किसका, लीफ का, नंबर कितने हैं एंड शेप। ये तो हैबिट होगी, मतलब उनकी स्वभाव की बात होगी। उसके बाद कि जो लीफ है, लीफ का कलर क्या है, लीफ का नंबर कितना है और लीफ की शेप क्या है। मतलब कि लीफ के शेप, कलर और नंबर के आधार पे एंजियोस्पर्म को क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया था। और दूसरा बेस क्या था इनका, सेक्सुअल करेक्टर। सेक्सुअल करेक्टर में इन्होंने क्या लिया था कि जो एंड्रोशियम होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर को देखा था कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो एंडोस्पर्म हो एंड क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम होगा। एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर क्या है, और एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या है, प्लांट का सॉरी फ्लावर का, ये किसका पार्ट है, ये हम बात कर रहे हैं
फ्लावर की, कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो कैरोलस लिनियस सर ने क्या किया है, कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और जो एंड्रोशियम जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए एंजियोस्पर्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, अब जो कैरोलस लिनियस सर ने क्लासिफिकेशन दिया था बहुत अच्छा दिया, जितना उस टाइम के लिए जो नॉलेज थी, जितना उन्हें देखने को मिला, उन्होंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया। लेकिन भाई बच्चों होता क्या है, बात कुछ इस प्रकार है कि जो बेसिस कैरोलस लिनियस सर ने ली थी वे थोड़ा उस तरीके से फिट नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी उनकी कुछ कमी रहेगी, मतलब कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना एंजियोस्पर्म का, इसको कैंसिल कर दिया गया था। रीजन बिंग, क्योंकि उन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया है ना, यही उनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करने का, कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीजन बना। क्योंकि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये वो कैरेक्टर है जो कि इन्वायरमेंट से इजीली क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, आप एक प्लांट लीजिए, एक क्या दो प्लांट लीजिए सेम स्पीसीज का, फॉर एग्जाम्पल एक पपाया लीजिए, पपाया के अंदर क्या है, बीज है, बहुत सारे बीज है। उन पपाया के जो सीड है उनमें से दो सीड लीजिए, एक सीड को एक ऐसी सॉइल में डाल दीजिए जहाँ पे न्यूट्रिशन वाटर कंटेंट भरपूर मात्रा में मिले, मतलब कि जो जी बीज है ना उसको जर्मिनेट करने के सारा लिए न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से मिले। टर्मिनेट होने के बाद जब उसका फॉर्मेशन हो जाएगा प्लांट का, प्लांट को भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से मिले। और एक बीज को वहां पे डाल दीजिए आप एक ऐसी सॉइल में जहाँ पे ना तो वाटर अच्छी तरीके से अवेलेबल है, ना ही वहां पे आपको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखो प्लांट एक ऐसे हैबिटेट में होगा जहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्लांट को कम मिल रहा है। एक प्लांट ऐसी जगह पे हमने लगा दिया है जहाँ पे न्यूट्रिशन उसको भरपूर, मतलब कि सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिशन है बहुत अच्छी तरीके से मिले। तो आप खुद बताइए अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जो प्लांट डेवलप हो रहा है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉइल कंटेंट बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिशन सारा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, दूसरे प्लांट को ना तो वाटर अच्छी तरीके से मर मर के पानी बूंद बूंद मिल रहा है और ना ही न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो फर्क होगा नहीं। जहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़िया वो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, उसकी लीफ भी बढ़िया होगी, उसकी हाइट भी बढ़िया होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और जो प्लांट एक ऐसी जगह पे एक ऐसे हैबिटेट में डेवलप कर रहा है जहाँ पे उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, तो इजली सी बात है कि उसकी जो ग्रोथ है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो देखने में तो हमें फिर क्या लगेंगे, दोनों अलग प्लांट लगेगी, एक की प्लांट की स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी, एक प्लांट की स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी, लेकिन प्लांट तो दोनों सेम स्पीसीज के हैं ना, दोनों पपाया के प्लांट है। लेकिन इन्वायरमेंट को किस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या चीज उससे मतलब कि पर्याप्त मात्रा में मिल रही है नहीं मिल रही है, ये चीज भी क्या करती है, अफेक्ट डालता है। लेकिन इन्वायरमेंट है ना, अगर इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन होगा तो ही तो उसे मिलेगा, अगर इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन नहीं है तो उसे भी नहीं मिलेगा। तो इन्वायरमेंट हमारे प्लांट पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल दिए कि नहीं डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए। यही बात रही, ये जो बात मैंने बोली है यही बात कैरोलस लीनियस ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या है डायरेक्ट प्लांट को देखा, ये प्लांट ऐसा है भाई ग्रीन कलर का, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये प्लांट नहीं, इसके लिए कुछ इस तरीके से, मतलब कि प्लांट को सिर्फ देख के उसके एक्सटर्नल फीचर को देख के क्या है बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो रीजन रहा, इसी रीजन की वजह से जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जो कैरोलस लीनियस ने दिया था इसको क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और उसके साथ साथ में देखो अब आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, सेपरेटेड, मतलब कि देखो हेडिंग क्या है आपकी, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब है कमियां, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की क्या कमी रही थी, हमें क्या करना है उन कमियों को देखना है। तो सबसे पहले इनकी क्या कमी रही थी कि ये सेपरेट, मतलब कि इन्होंने अलग अलग कर दिया था क्लोज रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर, मतलब कि जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है ना उनको सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर के आधार पे सर ने क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में अलग डिवाइड कर दिया। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज इज वेजिटेटिव करेक्टर एंड सेक्सुअल करेक्टर, मतलब कि कैरोलस लीनियस सर ने अपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या किया है, इन्होंने आपके वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को क्या कर दिया, इक्वल वेटेज दे दिया, मतलब कि दोनों को इक्वल मार्क्स दे दिए। अब हमने क्या बात की है कि जो वेजिटेटिव करेक्टर है
उनको इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी जो उसके सेक्सुअल करेक्टर है उसको इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं कर सकता। मान लो अगर किसी फ्लावर में दो एंड्रोशियम है तो आप चाहे उसको अच्छा न्यूट्रिशन दो तब भी दो ही रहेंगे, न्यूट्रिशन ना दो मतलब कि वाटर ना दो, मिनरल्स ना दो तो भी दो रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि एक प्लांट उसमें न्यूट्रि एंड्रोशियम ज्यादा लग रहे, दूसरे प्लांट सेम स्पीसीज को उस पर एंड्रोशियम कम लग रहे, नहीं। इन्वायरमेंट इफेक्ट जो डालता है वो वेजिटेटिव करेक्टर पे डालता है, ना कि सेक्सुअल करेक्टर पे। लेकिन कैरोलस लिनियस सर ने उस बात को अहमियत नहीं दी, इन्होंने दोनों करेक्टर को क्या कर दिया था, इक्वल वेटेज दे दी थी, जिसकी वजह से इनके इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। और उसी के बाद उसी आर्टिफिशियल सिस्टम को सही करते हुए एक नया सिस्टम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। उसकी सबसे अच्छी बात जो रही थी वो रही थी, कैरोलस ने कौन सा क्लास मतलब कि किस आधार पे लिए थे, क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया था, एक्सटर्नल करेक्टर। इन्होंने एक्सटर्नल करेक्टर के साथ साथ इंटरनल करेक्टर को भी इंक्लूड किया था कि प्लांट का एक्सटर्नल करेक्टर तो दिख रहा है लेकिन एक्सटर्नल के साथ साथ उसके कुछ इंटरनल करेक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। कौन कौन से देखे, ध्यान से समझेंगे। बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, मतलब कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किस आधार पे दिया गया था, उनके कुछ नेचुरल एफिनिटीज के आधार पे। कौन सी नेचुरल एफिनिटीज थी वे, एक आपकी सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि अच्छी तरीके से स्टडी की गई सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, सेल की डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड स्टडी, सेल की डिटेल स्टडी की गई, मतलब कि जिस सेल से प्लांट बना हुआ है उस सेल की अच्छी तरीके से स्टडी की गई, उसकी एनाटॉमी देखी गई, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी देखी गई, मतलब कि जो प्लांट है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि उसका डेवलपमेंट भी देखा गया, साथ साथ में उसकी फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी गई। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं, जब हम उन केमिकल की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया रखा गया था वो क्या था, उसकी नेचुरल एफिनिटीज थी, जिसमें आपकी सेल स्ट्रक्चर मतलब कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री आ जाती है। चलिए ये बात होगी हमारी किसकी, नेचुरल क्लासिफिकेशन की। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन में आपकी एनसीईआरटी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, एनसीईआरटी खोल लेंगे फटाफट और देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन। भाई बच्चों अगर आपके देखो अभी तक हमने क्या कर लिया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देख लिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन देख लिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि आपके दोस्त भी इस बेहतरीन क्लास का फ़ायदा उठा सके। चलिए एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे। लेट अस आल्सो लुक क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किसका करेंगे, एंजियोस्पर्म का करेंगे। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए क्या, सम ऑफ कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि हम यहाँ पे ओवरऑल क्या समझने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली क्रॉस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिया गया था वो किस आधार पे लिया गया था, उसके सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे लिया गया था। कौन कौन से मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, हैबिटेट है, कलर है, नंबर है एंड शेप ऑफ द लीव्स। इन कुछ कैरेक्टर के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दिया गया था। they were based mainly on vegetative character और on the androecium structure। मतलब कि क्या बोल दिया गया है, तो आपके मोर हैबिट एंड लीव्स के कलर, नंबर और शेप हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इन्होंने वेजिटेटिव करेक्टर के साथ में क्या ले लिया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को भी ले लिया था। ठीक है, सिस्टम गिवन बाय लीनियस, किसने दिया था सिस्टम, लीनियस ने दिया था। द सिस्टम पर आर्टिफिशियल, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसकी ड्रॉबैक। ये तो बात होगी इसकी क्लासिफिकेशन की, अब इसकी यहाँ से ड्रॉबैक देखिए।
ध्यान से देखेंगे, सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कैरोलस सर ने क्या किया है, अलग अलग कर दिया क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को, सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर, मतलब कि कुछ ही कैरेक्टर के आधार पे क्या कर दिया गया था, इनको क्लासिफाई कर दिया गया था, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी में इनको डाल दिया गया था कुछ सिंपल कैरेक्टर के आधार पे। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज। दूसरा क्या रीजन रहा, दूसरी ड्रॉबैक क्या है, ये पहली ड्रॉबैक थी, यहाँ से आपकी क्या आ रही है दूसरी, इन्होंने क्या किया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम को इक्वल वेटेज दे दी है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन वी वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इम्पोर्टेंट। लाइन ध्यान से समझेंगे, इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्यों, मोर इजिली अफेक्ट बाय इन्वायरमेंट, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए हैं ना इन सर ने, ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए कौन सा सिस्टम आता है, नेचुरल सिस्टम आ जाएगा। एज अगेंस्ट, अब इनके बाद कौन सा सिस्टम आया है, नेचुरल सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने डेवलप किया था, विच वर बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनेंगे, नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल क्लासिफिकेशन किस आधार पर क्या दिया गया था, उनकी नेचुरल एफिनिटीज, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर को लिया गया था, अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे अहमियत एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही नहीं दी गई थी, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल जो उसके इंटरनल कैरेक्टर है उनको भी लिया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे भाई, फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, मतलब कि एक्सटर्नल भी ले लिए इंटरनल भी ले लिए, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब कि ये में स्ट्रक्चर थे, ये में आते थी जिनको इंक्लूड किया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम है किसने प्रपोज किया था, बेंथम एंड हुकर ने। सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ कार्ल्टन हुकर। भाई अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको साफ साफ बता दूं, ये वो लाइन है जो कि मैच द फॉलोइंग में आते हैं, साइंटिस्ट के नेम मैच द फॉलोइंग में हर साल पूछ लिए जाते हैं। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसने दिया था, जोसेफ एंड आपके बेंथम एंड हुकर ने दिया था, तो इसको याद रखेंगे। तो आज हमने जितने भी यहाँ पे अपने इसके बारे में बात की है, आपके क्लासिफिकेशन कौन सा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसको समझ लिया है। आर्टिफिशियल किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, किस आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, कुछ उसने क्या कर लिया था, जो एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर है वो ले लिया था, लेकिन उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, जो नेचुरल क्या बोलते हैं आपके, ये जो करेक्टर एक्सटर्नल करेक्टर है ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी ड्रॉबैक क्या रही थी, ड्रॉबैक रही थी कि उन्होंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेम, तो देखिए अलग अलग कर दिया था, सॉरी, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को भी कुछ करेक्टर के आधार पर अलग अलग कर दिया, और उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था आर्टिफिशियल करेक्टर को, मतलब कि जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं, जो आपके सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, सबको इक्वल वेटेज दे दिया। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी एनसीईआरटी की। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, ये हम इनके पहले नोट्स देख लेंगे, बाद में एनसीईआरटी लेंगे। पहले जितना हमने अब तक यहाँ पे लिया है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सेप्टेड है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझेंगे भाई आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर मेरे आंसर करने से पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, और यूज करके वीडियो को आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लांट सेल मेड अप ऑफ, तो प्लांट की सेल होती है किससे बनी होती है, काइटिन की बनी है, लिपिड की बनी है, शुगर की बनी है, या सेलुलोज की बनी है। फटाफट देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी डी, सेलुलोज। प्लांट के जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ो, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। हु इज द प्रपोज्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नीट का क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसने प्रपोज किया था, बेंथम
एंड हुकर ने, कैरोलस लीनियस ने, मेयर ने, या फिर डार्विन ने? किसने किया था? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर शुड बी ए, बेंथम एंड हुकर। मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। तो क्या होगा कि आपको पता तो चलेगा भाई जो हमने पढ़ा है वो आपके समझ में आया है या नहीं आया है। थोड़ा मोटिवेशन आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है किस आधार पर दिया गया था? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एम्ब्रियोलॉजी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, फाइटोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी। आर्टिफिशियल के बारे में पूछ रहे हैं, आंसर करेंगे फटाफट वीडियो को पॉज करके। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी बी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे ही कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा इंक्लूडिंग, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में किसको इंक्लूड किया गया है? ऑल यूकैरियोट्स को। यूकैरियोट्स कौन? जिनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। या फिर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल है। या फिर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। तो क्या हो सकता है कि मोनेरा में है जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं और उनमें आपके सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोट होगी। या फिर इनमें से आपका आंसर कोई भी नहीं है? फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ इनमें से आंसर कौन हो जाएगा। आई होप आपने कर दिया होगा आंसर। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी सी, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। मतलब कि किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? सभी बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया कैसे सेल है? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चे जितने भी वीडियो को लाइक देख रहे हैं। अगर आप ये समझ में आ रहा है ना, लाइक जरूर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमोसोम बिहेवियर इज रिलेटेड टू। तो क्रोमोसोम बिहेवियर है ये किस चीज से रिलेटेड है? साइटो टैक्सोनॉमी से, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, या आपके सब, ऑल ऑफ दिस? आंसर हो जाएगा इसका जो क्रोमोसोम बिहेवियर है ये किस चीज से रिलेटेड है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट करके फटाफट कमेंट करके बताओ आंसर क्या हो जाएगा। आंसर शुड बी ए, साइटो टैक्सोनॉमी से। न्यूमेरिकल नहीं होगा, कीमो नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा साइटो टैक्सोनॉमी। और इसके साथ साथ बच्चे आज की हमारी होगी क्लास खत्म। 1 मिनट के 2 मिनट के लिए रुकेंगे। रिकैप करते हैं क्या पढ़ा है हमने। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा है जो कि किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। दोबारा हमने क्या पढ़ा है फिर? नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। किस आधार पे दिया था? उसकी नेचुरल एफिनिटीज के आधार पे दिया था। उसके हमने क्या कर लिया? एनसीईआरटी भी देख लिए, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। आई होप बच्चों आप ये सब लेक्चर जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है आपकी समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो जब भी हमारी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन और बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को समझते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।